हाय एवरीवन। आज से इकोनॉमिक्स स्टार्ट कर रही हूँ और ये क्लास एनसीईआरटी की सीरीज़ स्टार्ट हो रही है। क्लास 10 की एनसीईआरटी है ये और चैप्टर 2 सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमिक ये चैप्टर से स्टार्ट रहा है। इकोनॉमिक्स मेरे अकॉर्डिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कोई भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, क्योंकि इसके बेसिक्स समझना बहुत ज़रूरी होती है। आपको बहुत स्टूडेंट्स ना इग्नोर कर देते हैं, वो लोग एमसीक्यू पे ही मतलब डिपेंड रहते हैं कि एमसीक्यू करेंगे, पर नहीं, इकोनॉमिक्स को ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले कुछ भी स्टार्ट करने से पहले जानना जरूरी है कि इकोनॉमिक्स कहते ही किसी का। हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ तो रहे, बट ये जान लें कि इकोनॉमिक्स, और मैं यहाँ पर बस एक रफली एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन दिया है कि इकोनॉमिक्स को अगर डिफाइन करने जाऊँगी तो पूरा वीडियो इकोनॉमिक्स पे आ जाएगा कि इसका ट्यूशन क्या है, इसमें कौन कौन से ब्रांचेस हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल इतना ही। आगे अगर आप लोग को लगेगा कि हाँ जानना है तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा। मैं इकोनॉमिक्स पे पूरा एक वीडियो बनाऊँगी, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। तो मुझे लगता है बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। ओके, तो इकोनॉमिक्स का मैं बताता हूँ। इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स इज़ अ फील्ड ऑफ सोशल साइंस that deals with the study of the scarcity of resources with unlimited human wants। मतलब एज वी ऑल नो, हम सबको पता है कि ह्यूमंस की जो डिज़ायर है, ह्यूमंस के जो वॉन्ट्स है वो अनलिमिटेड है। ओके, बट जो रिसोर्सेज है वो तो लिमिटेड है, उनकी तो कमी है। तो इकोनॉमिक्स में हम यही पढ़ते हैं कि कैसे ह्यूमंस के अनलिमिटेड वॉन्ट्स को हम लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ बैलेंस करें, कैसे उसे फुलफ़िल करें, कैसे उनके डिज़ायर को, कैसे इन दोनों में बैलेंस बनाएं। इसी की स्टडी को हम लोग इकोनॉमिक्स कहते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल कि अब आपके आपके विषय की आपको लैपटॉप, फ़ोन, कार, जितने भी लग्जरीज मनी और भी कुछ आईफोन, इन सब में ये कुछ एक्चुअली ये सब चाहिए। ओके, आपकी डिमांड है, आपको आईफोन भी चाहिए, आपको एक लैपटॉप भी चाहिए, लेकिन आपके पास जो मनी है वो तो लिमिटेड है ना। आप सब चीज़ तो एक बार में नहीं ले सकते, तो आपको चूज़ करना होगा कोई एक को। तो बस इसी चीज़ की स्टडी को कि आप कैसे अपने अनलिमिटेड वॉन्ट्स को लिमिटेड रिसोर्सेज में फुलफ़िल करते हो, इसी चीज़ की स्टडी को हम लोग इकोनॉमिक्स बोलते हैं। इसमें एक टाइम फैक्टर भी होता है। टाइम फैक्टर क्या? जैसे मान लीजिए कि आपको सोना भी है और आपको पढ़ना भी है, बट एक टाइम पे कोई एक ही काम कर सकते हो, या तो सो सकते हो या तो पढ़ सकते हो। तो आपको चूज़ करना है, आपको प्रायोरिटी देनी है कि दोनों में आपको के लिए इम्पोर्टेंट क्या है। ओके, तो वहाँ भी उसकी भी स्टडी को हम लोग इकोनॉमिक्स ही कहते हैं। ओके, कि ऑल्टरनेटिव क्या है। ओके, चलिए, ये एक लमसम सा सिर्फ एक डेफिनेशन था। कोई ये बहुत इकोनॉमिक्स को समझाने का बहुत ही बड़ा वीडियो है होगा, वो इसमें पूरी डिटेल में। ये मैंने आपको, क्योंकि ये चैप्टर का नाम है सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स के बारे में बस एक डेफिनेशन की है क्या, बस अभी आप इतना ही समझ लीजिए। ये एक स्टडी है जो ह्यूमन के अनलिमिटेड वॉन्ट्स को लिमिटेड रिसोर्सेज से कनेक्ट करती है, उन्हें फुलफ़िल कराती है, कैसे उसे डील किया जाए, उसी के स्टडी को हम लोग इकोनॉमिक्स कहते हैं। आगे देखते हैं। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म आर डिवाइडेड इनटू वेरियस ग्रुप कॉल्ड सेक्टर्स। अब देखिए, बहुत सारी एक्टिविटी, अब एक टेरिटरी के मतलब इंडिया कितनी बड़ी कंट्री है, उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है। ठीक है, कोई लोग एग्रीकल्चर में काम करते हैं, कोई लोग इंडस्ट्री में काम करते हैं, कोई लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है। अब इन सब को एक साथ तो हम लोग नहीं स्टडी कर सकते, इसीलिए इन सबको सेक्टर्स में डिवाइड कर दिया गया, पार्ट बाय पार्ट में डिवाइड है, ताकि पढ़ने में आसानी हो। ओके, सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमिक्स क्या सेक्टर है? सबसे पहले प्राइमरी सेक्टर। 3 सेक्टर है, एक प्राइमरी, एक सेकेंडरी, एक टर्सरी। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर, all the economic activities which are undertaken by using or exploiting natural resources
डायरेक्टली आर ग्रुप्ड इनटू अ प्राइमरी सेक्टर। मतलब वो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसमें नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ किया हो, डायरेक्टली नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ किया हो, उसे हम लोग प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं। ओके, प्राइमरी सेक्टर को एक और नाम दिया गया है एग्रीकल्चर सेक्टर। क्यों दिया गया है? क्योंकि इसमें मोस्ट ऑफ द नेचुरल प्रोडक्ट आर ऑफ्टन फ्रॉम एग्रीकल्चर डायरेक्टली, जैसे डायरी, जैसे फिशिंग, फॉरेस्ट्री, ये सब डायरेक्टली नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ किया जाता है इसमें। ओके, इसीलिए इसका नाम एग्रीकल्चर सेक्टर भी रखा गया है। मतलब प्राइमरी एक ऐसा चीज़ है जो आपका सेकेंडरी और टर्सरी को बेस देता है। ओके, इट फॉर्म द बेस फॉर ऑल द अदर प्रोडक्ट दैट वी सब्सिक्वेंटली मेक। मतलब अगर आपको मान लो बिस्किट बनाना है तो उसके लिए आपको आटे की ज़रूरत होगी, चीनी की ज़रूरत होगी। ये सब कहाँ से आएगा? ये सब आपका एग्रीकल्चर सेक्टर से आएगा। तो प्राइमरी क्या हुआ? ये बेस बना सेकेंडरी के लिए, क्योंकि इसके बाद ये प्रोडक्ट बनने के लिए फैक्ट्री में जाएगा, तो ये सेकेंडरी का पार्ट है। ओके, वहाँ से फिर आपका ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प से वो अलग अलग जगह पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। लेकिन जो बेस बनेगा वो तो प्राइमरी है, क्योंकि इसी से आपको आटा भी मिलेगा, इसी से आपको चीनी भी मिलेगा। तो ये नेचुरल चीज़ों को यूज़ करता है, उसको यूज़ करके इसी को ये सेकेंडरी में ट्रांसफ़र करता है। तो जो भी चीज़ आप डायरेक्टली नेचुरल से लेते हैं, जैसे आप मान लो कि यहाँ फॉरेस्ट्री की बात हो, मान लो कि आप जंगल से क्या लाते हैं? वुड। ओके, लकड़ी लाते हो आप डायरेक्टली जंगल से, और वो से आप दे देते हो फैक्ट्री में चेयर बनाने के लिए, टेबल बनाने के लिए, ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। तो क्या हुआ? लेकिन बेस तो आपको यहीं से मिला, डायरेक्टली आपने नेचर से चीज़ ली, उसके बाद वो कुछ भी बनने के लिए आ गया। तो बस इतना ही है, जो भी हम लोग नेचुरल चीज़ें डायरेक्टली यूज़ करते हैं वो प्राइमरी में आ जाता है। ओके, एग्जाम्पल भी मैंने आपको बता दिया। अब देखिए, अब आती है बात सेकेंडरी की। ओके, अब आती है बात सेकेंडरी की। सेकेंडरी में क्या है? एक मिनट, अब बात आती है आपकी सेकेंडरी की। ओके, ये है इट कवर एक्टिविटी इन विच नेचुरल प्रोडक्ट आर चेंज इनटू अदर फॉर्म और फिनिश्ड आइटम थ्रू वेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। मतलब मैंने आपको अभी तो ना बताया, नेचुरल प्रोडक्ट्स, मान लीजिए लकड़ी है, गेहूँ है, इसको चेंज कर दिया जाता है अदर फॉर्म से। आप गेहूँ को किसी चीज़ और बनाने में यूज़ कर सकते हैं, ब्रेड बनाने में यूज़ कर सकते हैं, बिस्किट बनाने में यूज़ कर सकते हैं, ऊँट को आप चेयर, टेबल ये बनाने में यूज़ कर सकते हैं। यही कहा गया इसमें, इट कन्वर्ट एक्टिविटीज़ इन विच नेचुरल प्रोडक्ट आर चेंज इनटू अदर फॉर्म और फिनिश आइटम थ्रू वे ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। मतलब फैक्ट्री में जाता है और व्हीट बिस्किट बन जाता है, ऊँट से चेयर टेबल बन जाता है। बस यही एक्टिविटीज़ को हम लोग सेकेंडरी में बोलते हैं, सेकेंडरी सेक्टर में आते हैं। सिंस दिस सेक्टर ग्रेजुअली बिकम एसोसिएटेड विथ द डिफरेंट काइंड ऑफ इंडस्ट्री, इट इज़ कॉल्ड द इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो अब क्या किया, धीरे धीरे ये इंडस्ट्री से लिंक्ड होते चला गया। ओके, इंडस्ट्री ज़्यादा इस पर डिफरेंट टाइप की इंडस्ट्री से एसोसिएट होते गया, इसीलिए इसको इंडस्ट्रियल सेक्टर कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, मेकिंग क्लॉथ फ्रॉम कॉटन फाइबर और मेकिंग शुगर और गुड़ फ्रॉम शुगर केन। तो हम लोग को पता है, अब शुगर केन आप लाते हो, गन्ना इसको बोलते हैं, उससे क्या बनता है? चीनी बनती है, गुड़ बनती है। लेकिन शुगर केन आपने गन्ना कहाँ से लाया? नेचुरल चीज़, ये तो आपने प्राइमरी से लाया और इसे सेकेंडरी में भेजा, सेकेंडरी में से चीनी और गुड़ बनाया। ओके, टर्सरी एक सपोर्ट का काम करती है। ओके, इट कवर एक्टिविटी डज हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। ये प्राइमरी और सेकेंडरी को हेल्प करती है। कैसे? अब आप बताओ, आपने एक बल्क, अब एक दो बोरे तो नहीं उगा रहे हो आप गेहूँ, एक बल्क में उगा रहे हो, ठीक है, पूरे एक बल्क में। अब वो प्राइमरी में आपने गेहूँ लिया, उसे कैसे आप भेजोगे सेकेंडरी में? ऑब्वियसली कुछ ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत होगी, आपने उस ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प से उसे सेकेंडरी में भेजा। अब सेकेंडरी में उसका फाइनल प्रोडक्ट बना, जो भी बना, मान लो कि बिस्किट बना। अब वो बिस्किट बन के फैक्ट्री में तो नहीं रहेगा, वो
सब जगह फिर वो भी ट्रांसपोर्ट होगा कहाँ, दुकान में जाएंगे, होलसेलर रिटेलर यहाँ पे जाएंगे, तो उसके लिए भी ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ेगी। और टर्सरी सेक्टर एक सर्विस, एक सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। ओके, सॉरी, जैसे प्रोवाइडिंग ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी टू मूव गुड्स फ्रॉम फैक्ट्री टू शॉप। ओके, since this activity generates service rather than goods, the tertiary sector is also called the service sector। अब देखिए इसमें और भी सर्विस, ऑब्वियसली आप ट्रांसपोर्ट कर दे रहे हो, वो सामान इधर से वहाँ पहुँचा रहे हो, तो ये सर्विस दे रहे हो आप। जैसे आप सॉरी जैसे मान लो डॉक्टर क्या करता है, सर्विस प्रोवाइड कराता है। ओके, अब देखिए कंपेयरिंग द थ्री सेक्टर। अब हम इस तीनों सेक्टर को कंपेयर करेंगे। कंपेयर मतलब मॉनेटरी वैल्यू में कंपेयर करेंगे। वाइल मेजरिंग द टोटल प्रोडक्शन, अब जब टोटल प्रोडक्शन कैलकुलेट होता है तो किस में कैलकुलेट होता है, वो कैलकुलेट होता है मॉनेटरी वैल्यू में। इन टर्म ऑफ मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस आर कंसिडर्ड टू मेक द एस्टिमेट। आप किसी भी प्रोडक्ट का टोटल प्रोडक्शन का एस्टिमेट लगाते हो, वो मॉनेटरी वैल्यू में लगाते हो, ऐसे नहीं कि नंबर में, कि इस फैक्ट्री ने इतने नंबर 100 चेयर मैन्युफैक्चर किया, नहीं, उसकी मॉनेटरी वैल्यू क्या है, उससे फाइनल गुड्स और सर्विस का एस्टिमेट लगाया जाता है। ओके, द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स इंक्लूड द वैल्यू ऑफ ऑल द इंटरमीडिएट गुड्स दैट आर यूज इन मेकिंग फाइनल गुड्स। मतलब एक फाइनल गुड्स को कैलकुलेट करने की वैल्यू लगाने में क्या इंक्लूड है, सब वो चीज़ जो एक फाइनल गुड को बनाने में लगे, मतलब प्राइमरी सेक्टर में जो भी कॉस्ट आया, सेकेंडरी में जो भी आया, और लास्ट टर्सरी में जो कॉस्ट लगा, इन तीनों को मिलाकर फाइनल गुड्स का वैल्यू लगाया जाता है। कि आप अलग अलग नहीं कर सकते, इसकी वैल्यू तीनों को कैलकुलेट करके अलग क्यों नहीं कर सकते, देखिए आपको बताती हूँ। जैसे कि आपने लकड़ी लाया, ओके, लकड़ी लिया आपने, वहाँ पर उसका कॉस्ट लिख दिया, फिर वो सेकेंडरी का गया चेयर बनने, आपने वहाँ उसका कॉस्ट लिख दिया, फिर ट्रांसपोर्टेशन के लिए हुआ, आपने वहाँ उसका कॉस्ट लिया, आपने 3 बार। और जब ये पूरा बन करके मार्केट में गया, तब आपने उस वहाँ पे उसका कॉस्ट लिख दिया, तो 3 बार कैलकुलेट हो गया ना। तो इससे जब आगे जाकर आप GDP पढ़ोगे, उसमें ये जब कैलकुलेट होगा तो ये एक रॉन्ग फिगर देगा, इसीलिए फाइनल गुड्स का वैल्यू लिखा जाता है। जब मार्केट में वो उतर आता है, बन करके फाइनली तैयार हो जाता है, उसका जो वैल्यू, मॉनेटरी वैल्यू आता है, उसी को GDP में इंक्लूड किया जाता है। ओके, द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस। अब देखिए, द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस in each sector during a particular year provide total production which is estimated by the gross domestic product। मतलब अब आप कैसे किसी के फाइनल गुड्स और सर्विस को जो सेक्टर पर वो कैसे आप एस्टिमेट लगाओगे, उसका एस्टिमेट तो मॉनेटरी वैल्यू में आएगा, पर लगाओगे कैसे, उसे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं। ओके, ग्रॉस मतलब टोटल, डोमेस्टिक विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया प्रोडक्ट, मतलब वो प्रोडक्ट जो इंडिया के टेरिटरी में बन रहा हो, उसका टोटल वैल्यू ही GDP कहलाता है। ओके, GDP इज द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर। वो सारे फाइनल गुड्स और सर्विस जो इंडिया के टेरिटरी में एक साल के अंदर बन रहे हों, उसकी जो वैल्यू है उसी को GDP बोलते हैं। उसकी वैल्यू मतलब उसकी जो मॉनेटरी वैल्यू है उसी को GDP बोलते हैं। अगर कोई बाहर की कंपनी इंडिया में आकर के कुछ चीज़ बनाती है, तो वो इंडिया के GDP में कैलकुलेट होगा, ना कि वहाँ के फॉरेन कंपनी में। ओके, फिर देखिए राइजिंग इम्पोर्टेंस ऑफ द टर्सरी सेक्टर इन प्रोडक्शन। देखिए एक बात था, पहले आज़ादी से पहले या आज़ादी के टाइम तक भी, कुछ टाइम तक हम लोग की प्राइमरी सेक्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट,
मतलब ऐसा था कि ज़्यादातर कंट्रीब्यूशन जो हमारे जीडीपी में वो प्राइमरी सेक्टर का था, पर धीरे धीरे टर्सरी सेक्टर ने उसका प्लेस ले लिया। कैसे? डेवलपमेंट ऑफ सपोर्ट सर्विस सच एज ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, स्टोरेज एक्सेट्रा। मतलब क्या हुआ ना, सर्विस सेक्टर डेवलप्ड होता चला गया, ट्रांसपोर्टेशन में डेवलपमेंट हुआ, स्टोरेज में डेवलपमेंट हुआ। इस सब की वजह से टर्सरी सेक्टर की इम्पोर्टेंस ज़्यादा बढ़ती चली गई। और क्या हो गया ना, इंक्रीज डिमांड फॉर मोर सर्विस सच एज ईटिंग आउट, गोइंग आउट या फिर टूरिज़्म एक्सेट्रा। ये सब जो हो गया, इनकम लेवल के साथ ये भी बढ़ता चला गया। और आप देखोगे कि आदमी बाहर जाना ज़्यादा पसंद करते हैं, बाहर खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इन सब चीज़ों से जो सर्विस सेक्टर है उसकी डिमांड भी बढ़ती चली गई। और क्या हो रहा, ऐसे भी अब और भी एक चीज़ आगे बढ़ते हैं। आगे क्या हुआ ना, देखिए, बेसिक सर्विस लाइक स्कूल, हॉस्पिटल, पॉलिसी एक्सेट्रा प्रोवाइड बाय द गवर्नमेंट ये सब चीज़ भी प्रोवाइड करने लगी, इन सब में ज़्यादा फोकस करने लगी। इस वजह से भी टर्सरी सेक्टर का इम्पोर्टेंस ज़्यादा बढ़ता चला गया। ओके, और देखिए डिसअप्रोप्रिएट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेबर अक्रॉस सेक्टर। अब देखिए एक चीज़ और आता है कि कैसे लेबर का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है तीनों सेक्टर में। ओके, more than half of the workers in the country are working in the primary sector, mainly in agriculture, producing only about 1/6 of the GDP। अगर आप एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करोगे, प्राइमरी सेक्टर की बात करोगे, तो इंडिया के आधे से ज़्यादा वर्कर इसी सेक्टर में। सोच लीजिए आप, आधे से ज़्यादा आपके प्राइमरी सेक्टर में, स्पेशली एग्रीकल्चर में, लेकिन उनका जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी वो ओनली 1/6 है, सिर्फ 1/6। अगर मान लीजिए कि हमारी जीडीपी 6 है, तो इसका 1%, सिर्फ एक पार्ट का कंट्रीब्यूशन आपका एग्रीकल्चर का है, और जो रिमेनिंग 5 है वो सेकेंडरी और टर्सरी से। लेकिन आप वर्कर देखिए इसमें कितने हैं, हाफ से भी ज़्यादा वर्कर है। ओके, फिर ऑन कॉन्ट्रास्ट द सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर प्रोड्यूस द रेस्ट ऑफ द प्रोड्यूस वेयर एज दे एम्प्लॉय लेस पीपल। या हाफ से कम है, लेकिन ये कंट्रीब्यूशन इनका इससे कहीं ज़्यादा है। यही है डिसअप्रोप्रिएट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेबर अक्रॉस सेक्टर। ऐसा क्यों है? क्योंकि इसकी डिमांड कम होती जा रही है। क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा, आप आगे पढ़ोगे इसका मैं पढ़ाऊँगी कैसे इसमें अनएम्प्लॉयड है, डिस्कस अनएम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ता गया एग्रीकल्चर में, और ये सब का डिमांड बढ़ता गया। ओके, वर्कर इन एग्रीकल्चर सेक्टर आर अंडर एम्प्लॉयड, जिसको हम लोग डिस्कस एम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। ओके, अब देखिए मतलब एग्रीकल्चर में डिस्कस एम्प्लॉयमेंट क्या हुआ कि जहाँ पे डिमांड तो वर्कर की कम है पर वहाँ ज़्यादा एम्प्लॉयड है। ओके, अब मान लीजिए एक खेत है, वहाँ पे 4 आदमी की ही ज़रूरत है, पर उस परिवार में 6-7 आदमी है, तो 6-7 आदमी इस खेत में काम करें। अब आप सोचो, वर्कर की तो ज़रूरत कम थी, बट क्योंकि वहाँ पे और कोई ऑप्शन नहीं था, इन लोग को इसी खेत पे सबको काम करना पड़ गया। तो इसी बात है डिस्कस अनएम्प्लॉयमेंट।